क्लास में हमने जो किया था सोर्स ऑफ रिडम्पशन हमने देखा था कौन कौन से सोर्स ऑफ रिडम्पशन होते हैं। तो आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट और बाय कन्वर्जन इन अदर सिक्योरिटीज एज पर टर्म्स ऑफ इशू। ठीक है, तो अब इसमें हम जो कर रहे थे वो विदाउट सिंकिंग फंड वाला कर रहे थे, जिसमें सिंकिंग फंड हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ जनरल एंट्रीज देखी थी, डीआरआर का हमने कंडीशंस देखी थी। डीआरआर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है वो क्रिएट करना जरूरी होता है आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब हम आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन कर रहे होते हैं। तो कंपनी शैल क्रिएट डीआरआर इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग कंडीशंस। की कंडीशंस है कि डीआरआर क्रिएट करने की क्या कंडीशंस है, ये 3 कंडीशंस है। पहला कि डीआरआर क्रिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेटेड होते हैं या कंपनीज हैं। ठीक है, एज जो कि दोनों पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स दोनों के लिए ये होता है, उनको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसके अलावा और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में है कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, जो कि एनबीएफसीज, नेशनल हाउसिंग बैंक, इनको एडिक्वेसी जो डीआरआर है वो 25% है। जो भी वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड है उसका 25% इन्हें डीआरआर जो है वो क्रिएट करना होता है। और अगर प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स हैं उसमें डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमें जो है इन किस किस के लिए डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक तो जो कि हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एनबीएफसीज के लिए जरूरत नहीं है, या उसके अलावा कोई और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके लिए जरूरत नहीं है अगर डिबेंचर जो है वो प्राइवेटली प्लेस्ड होंगे। ठीक है, तो कोई डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग कंपनीज, ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और बैंकिंग कंपनीज। इसके अलावा जो भी हमारे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हैं, उनको जिन्होंने जो है प्राइवेटली प्लेस्ड किए हुए डिबेंचर्स, उसके लिए डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बाकी सबके लिए डीआरआर क्रिएट किया जाता है, भले वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, एनबीएफसीज हो, अगर उन्होंने पब्लिकली जो है पब्लिकली प्लेस्ड किए हुए डिबेंचर, तो उन्हें 25% डीआरआर क्रिएट करना होगा। किसका डीआरआर? वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड, जितने वैल्यू के उनके डिबेंचर इशूड हैं, ठीक है, उसका। इसके अलावा बाकी और कोई भी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, उनके लिए एडिक्वेसी 25% है ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड। ठीक है, जितने वैल्यू के डिबेंचर इशूड होंगे, भले पब्लिक हो या प्राइवेटली इशूड हो। ठीक है, फॉर अनलिस्टेड कंपनीज इशूइंग डिबेंचर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस द डीआरआर विल बी 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो जितना भी वैल्यू ऑफ डिबेंचर है उसका 25% इनको डीआरआर जो है क्रिएट करना होता है। ठीक है, फिर एवरी कंपनी को डीआरआर जो है वो कब क्रिएट करना होता है? ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल इन ईच ईयर, हर साल के 30th डे ऑफ अप्रैल, ठीक है, हर साल डीआरआर जो है वो क्रिएट करना होता है, और उसको इन्वेस्ट करना होता है या डिपॉजिट करना होता है, जो कि कितना हो, 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो ऊपर जो डीआरआर क्रिएट करने की जो कंडीशन है, हमारा डीआरआर क्रिएट करने की कंडीशन जो है वो वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड का है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की जो कंडीशन है, इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट की 15% का, वो जो है जितना वैल्यू के मैच्योरिंग हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, उस साल में 31 मार्च, जो कि 31 डे ऑफ मार्च को क्लोज हो रहा है हमारा साल, उस साल में जितने डिबेंचर्स मैच्योर हो रहे हैं उसकी वैल्यू का 15% इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे जो है कंडीशन में इंपॉर्टेंट आ गई। पहला कि हमें जो है डीआरआर क्रिएट करना है, दूसरा कि हमें 15% इन्वेस्ट करना है। डीआरआर जो क्रिएट करना है वो 25% ऑफ
वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड, या जितने भी इसके डिबेंचर इशूड हैं उसका 25% क्रिएट करना होगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितने वैल्यू के मैच्योर हो रहे हैं उस करंट ईयर में, उतने का उस साल के 30th अप्रैल तक जो है हमें इन्वेस्ट करना होगा 15% उसकी वैल्यू का। अगर हमारे पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं और डीआरआर शैल बी क्रेडिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। अगर पार्टली कन्वर्टिबल है तो उसमें सिर्फ उसी के लिए डिवेंचर डीआरआर क्रिएट होगा जो कि नॉन कन्वर्टिबल पार्ट है, ठीक है, जो कि नॉन कन्वर्टिबल पार्ट है, सिर्फ उसी के लिए जो है हमारा जो है डीआरआर क्रिएट किया जाएगा। बाकी जो कन्वर्टिबल पार्ट है उसके वैल्यू का 25% का क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अमाउंट जो भी हमारा डीआरआर में हमने क्रेडिटेड किया गया है shall not be utilized by the company except, वो किसी भी काम के लिए जो है इस्तेमाल नहीं होगा, बजाय इसके कि उसको जो है हम रिडम्पशन करें, सिर्फ उससे हम सिर्फ डिबेंचर को रिडीम कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और काम के लिए हम उसको जो है डीआरआर में जो भी अमाउंट है क्रेडिट उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसकी जनरल एंट्री हमने देख ली थी, डीआरआर क्रिएट करने की, सरप्लस और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और इन्वेस्टमेंट करने की DRI डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। इसके बाद ड्यू करने की एंट्री थी। ड्यू करने से पहले जो है हमें इसको जो है इससे अमाउंट रियलाइज करनी होगी। अमाउंट रियलाइज करने की हमने जो एंट्री देखी थी वो क्या देखी थी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, TDS अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये इसके बाद जो हम इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद हम जब अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे रिडम्पशन करने का, उससे पहले हम जो है वहां से अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट हमने जो किया था वहां से अमाउंट को रियलाइज करेंगे, ठीक है, एनकैश कराएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है। तो उसकी एंट्री डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, TDS अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट, ये एंट्री पास होगी। उसके बाद हम जो है इसको जो है ड्यू करेंगे, जो भी हमारा रिडम्पशन होना है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होना है, उसको हमारा 3 सिचुएशन हो सकती है, एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है और एट डिस्काउंट हो सकता है। तो उसमें क्या है, पहला जो है हम उसको ड्यू करना होगा। अगर ये पहला एट पार का है, पहले ड्यू करना होगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, फिर उसको पेमेंट कर देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और अगर डिस्काउंट है डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू गेन ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जो जितना हमारा डिस्काउंट है उस डिस्काउंट और रिडम्पशन है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, और अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये रियलाइजेशन की एंट्री हम इससे पहले कर रहे हैं, शुरू में कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है इसमें जो है बैंक TDS की एंट्री दिखाई है, तो TDS इसमें ऐड होगा, और TDS तभी आएगा इसमें जब उसमें मेंशन होगा कि कितना परसेंट TDS डिडक्ट हो रहा है। अगर TDS मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो हम यहाँ पर उसको नहीं दिखाएंगे। फॉर पेमेंट, अब पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर जब हमारा पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, जितने हमारे डिबेंचर्स हैं वो सारे रिडीम हो जाएंगे, उसके बाद लास्ट में DRR जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। DRR रिजर्व में तभी ट्रांसफर होगा जब जितने डिबेंचर हैं वो सारे के सारे रिडीम हो जाएंगे, ठीक है। और तो जैसे हम लॉट में करते हैं, ठीक है, तो हर साल कुछ डिबेंचर रिडीम होते हैं, सारे एक साथ नहीं होते हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में जब हम करते हैं रिडीम तो कुछ कुछ डिबेंचर जो है वो हर साल जो है रिडीम होते हैं, सारे इकट्ठे नहीं होते। तो हम जो जनरल रिजर्व में DRR को ट्रांसफर करेंगे वो तब करेंगे जब हमारे सारे एक एक डिबेंचर जो है वो रिडीम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपनी ने 10 लाख रुपए के, ठीक है, 10 लाख रुपीज के 12% डिबेंचर जो है एट पार 1 अप्रैल 2014 को जो है इशू किए हुए हैं, ठीक है, जो कि रिडीमेबल है एट पार इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन हो रहा है यहाँ पर, और वो भी इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन हो रहा है। तो 10 लाख के डिबेंचर है, 10 लाख
10 लाख रुपीस के हैं तो 5 लाख रुपीस के एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में रिडीम होंगे और 5 लाख रुपीस के सेकंड इंस्टॉलमेंट में रिडीम होंगे। और कब कब हो रहा है? 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019। ठीक है, 2 डेट्स में हो रहा है, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अब आगे, कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर टू डीआरआर मिनिमम अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ ऑन 31 मार्च 2015। तो जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट है बाय लॉ मिनिमम, ठीक है, तो मिनिमम कितना है? 25% है। और तो ये कब ट्रांसफर कर रही है? 31 मार्च 2015 को कर रही है ये कंपनी ट्रांसफर। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर करने की एंट्री हम 31 मार्च 2015 को दिखा देंगे। और कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? तो जितना उसका इशूड का वैल्यू है उसका 25%। तो इसका इशूड का वैल्यू है 10 लाख, तो 25% इसका हो जाएगा 2,50,000। तो हमें 2,50,000 का जो है डीआरआर जो है क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि डीआरआर जो क्रिएट होता है वो जितना अमाउंट उसका इशूड होता है, टोटल अमाउंट जो डिबेंचर का इशूड का जो है उसका 25% होता है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ये है, इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर रहा है 5 लाख, लेकिन जो डीआरआर क्रिएट होगा वो होल अमाउंट पर होगा जो कि उसका डिबेंचर का इशूड का है। ठीक है, तो 10 लाख है इशूड का, तो इशूड का 10 लाख का 25% डीआरआर हमको जो है क्रिएट करना पड़ेगा। और इसमें डेट जो बता रहा है डीआरआर क्रिएट करने की वो 31 मार्च 2015 बताइए क्वेश्चन में। तो कंपनी मेड द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, और कंपनी ने जो भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है वो भी करा है। कब किया है? 30 अप्रैल 2017 को और 16 अप्रैल 2018 को। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये था कि जब भी हमारा जितना अमाउंट मैच्योर हो रहा है साल में उसके 30 अप्रैल तक, ठीक है, वो फिक्स नहीं है कि 30 अप्रैल को ही हो रिडम्पशन, वो मतलब इन्वेस्टमेंट 30 अप्रैल तक ऑन और बिफोर। ठीक है, तो 30 अप्रैल या उससे पहले जो है वो इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो अब 2018 31 मार्च 2018 में रिडीम होना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो इसका जो हमारा कंडीशन है वो कब का है? इस साल के शुरुआत में। तो इस साल का शुरुआत का अप्रैल 2017 में आएगा, तो 30 अप्रैल 2017 तक ट्रांसफर करना है। तो ये कब कर रहा है? 30 अप्रैल 2017 को ही कर रहा है। सेकंड वाला जब होना है वो कब होना है? 31 मार्च 2019 को होना है। तो इसका कंडीशन कब तक का है हमारा? इसका है 30 अप्रैल 2018 तक है। दूसरा वाला ये 16 अप्रैल 2018। तो जब हमारा डेट मेंशन होते हैं क्वेश्चन में तो हमें जितनी भी एंट्रीज करनी है वो उन डेट के साथ करनी है। ठीक है, तो पहली डेट की एंट्री जो है 31 मार्च 2015 की डीआरआर क्रिएट करने की। दूसरी एंट्री 30 अप्रैल 2017 की इन्वेस्ट करने की। कौन से वाले का? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 5 लाख है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो रिडम्पशन वैल्यू है वो 5 लाख है। तो 5 लाख का 15% जो है वो हमारा डीआरआर में क्रिएट, वो इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 लाख का 15%, ठीक है, 75,000। ठीक है, तो ये 75,000 जो है वो हमारा फिर इसमें हमें जो है इन्वेस्ट में हमारा चला जाए, इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। और ऐसे ही 75,000 का 16 अप्रैल 2018 को भी करना है, लेकिन डेट वाइज जो है इससे पहले हमारे रिडम्पशन की एंट्रीज होंगी। कब? 31 मार्च 2018 को। ठीक है, तो पहला हम डीआरआर क्रिएट करेंगे, ठीक है, होल अमाउंट पर। उसके बाद हम जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन करें उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर उसके बाद हम रिडम्पशन की एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया 31 मार्च 2018 को और 31 मार्च 2019 को। ठीक है, तो जो हमने ये क्रिएट किए हैं, डेट को जो क्रिएट किया था उसका हमने इस डेट को रिडम्पशन कर लिया और इस डेट को जो क्रिएट किया था उसका इस डेट को रिडम्पशन कर दिया, रेस्पेक्टिवली किया है। एंड रिडीम द डिबेंचर ऑन द ड्यू डेट्स, और उसके बाद हम ड्यू डेट पर वो रिडीम कर रहे हैं। तो रिडीम करने की ड्यू डेट क्या है? 31 मार्च और 2018 और 31 मार्च 2019 है। तो 5 जनरल एंट्रीज एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की इसमें मना किया है एंट्रीज करने को।
तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इन्होंने 18% पर एनम दिया है। तो ये इसका यूज हमारा कहाँ आएगा, जब हम उसका एनकैश की एंट्री डालेंगे, एनकैश की एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की, तो उसमें हमें इंटरेस्ट भी वहां पे दिखाना होता है। तो ये 8% जो इंटरेस्ट है, अब ये इंटरेस्ट इस वाले में जो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो 30 अप्रैल को किया था। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च 2018 का 11 मंथ का हमारा इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट होगा, और 16 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 से 11.5 ईयर मंथ्स का जो है इंटरेस्ट हमारा उसमें आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है वो टाइम के अकॉर्डिंग करना है, और इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट का डेट और उसका एनकैशमेंट का डेट दोनों को हमें कंसीडर करके उसका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो पहली एंट्री इसमें क्या हो गई, पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, इसमें इशू की भी कर रहा है। अब इसमें इशू की क्यों कर रहा है, इसमें जो है पास्ट जर्नल एंट्रीज एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को मना किया था, बाकी एंट्री करने को बोला था। तो इसमें सारा इशू से लेकर के रिडम्पशन तक का सारी एंट्रीज इन्होंने दिखाई है। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे ऊपर जो है इन्होंने कम क्वेश्चन में शुरुआत इशू से की थी, इशूड 10 लाख और डेट इसका दिया था रिडीमेबल टू। ठीक है, तो पहले इशू की एंट्री दिखा दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10 लाख और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। फिर ये डेट वाइज जो डेट दी थी उसी डेट पर इशू की एंट्री दिखा दी है। फिर डीआरआर क्रिएट करने को एक बोला था, इसमें क्वेश्चन में देखेंगे तो हम 31 मार्च को बोला था। ठीक है, 2015 में, तो 31 मार्च 2015 में डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री हो गई, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 2.5 लाख रुपए, 10 लाख का 25%। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट की एंट्री दिखा दी है, डिवेंचर रिडम्पशन इन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री हो गई, जो उस साल का रिडीमेबल वैल्यू है 5 लाख, उसका 15% जो है वो इन्होंने क्रिएट कर दिया है, 75,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। उसके बाद इस साल का इस वाले को रिडीम किया जा रहा है, इस वाले को जो है एनकैश कराया जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो इसमें 75,000 तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था जो इन्वेस्टेड था, उसके बाद 5500 इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ है, 11th मंथ का क्रिएट हुआ है, और क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया था वो 8% का बताया गया था। ठीक है, ये 8% का इंटरेस्ट का रेट बताया गया था। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, और इन्वेस्टमेंट कितना है, 75,000 है, तो 75,000 इंटू 8% इंटू, और 11 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट की डेट थी वहां से जो एनकैशमेंट की डेट है 11 मंथ्स हो रहे हैं, तो 11.12। ठीक है, तो 75,000 इंटू 8%, फिर इसको इंटू 11 और डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये 5500 हमारा इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा इंटरेस्ट फर्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट के इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट आ गया है और ये डीआरआर इन्वेस्टमेंट के पैसे आ गए हैं, और टोटल हमारे पास 80,500 रुपीज आ गए। ठीक है, अब 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, अब हमने ड्यू कर दिया, सेम डेट में ही हो रहा है, 31 मार्च को हो रहा है, ये 30 मार्च की दिखाई हुई एंट्री 31 मार्च को हो रही है सारी एंट्री, एनकैशमेंट की भी एंट्री 31 मार्च को हो रही है। ठीक है, और ये हमारा ड्यू की भी एंट्री 31 मार्च को हो जाएगी, डिवेंचर होल्डर टू बैंक उनको पेमेंट की भी 31 मार्च को हो जाएगी। ठीक है, अब जो भी ये इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ था उस इंटरेस्ट को 31 मार्च को हम पीएनएल में भी ट्रांसफर कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया रिडम्पशन का, अब 2nd इंस्टॉलमेंट की बारी आएगी। 2nd इंस्टॉलमेंट का जो पहले हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
डीआरआर दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं। डीआरआर जो है शुरू में ही सारे डिवेंचर्स का 10 लाख का वो हमने शुरुआत में ही क्रिएट कर दिया था, तो अब उसको जो है दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके बाद क्या है कि अब हमें जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट का प्रोसीजर शुरू करना है। उसमें पहले हम उस साल के 30 अप्रैल से पहले पहले जो है हमें जो है क्रिएट करना, उसको जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसका 15% जो उस साल रिडीम होने वाला है उसका 15% हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, ओके। तो इसके बाद कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? सेम वही 5 लाख का 15%। अब इन्वेस्ट करने के बाद फिर हमें ये जो है सेल वो मतलब एनकैश करना है 31 मार्च को 2019 में। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेम। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 11.5 मंथ्स का होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है ये 16 अप्रैल को इन्होंने इन्वेस्ट किया है और रिडीम कब हो रहा है, मतलब एनकैश कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो यहाँ से यहाँ तक का पीरियड जो है वो 11.5 मंथ्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा 75,000 इंटू 8% इंटू 11.5 अपॉन 12। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 75,000 इंटू 8% इंटू 11.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो 5,750। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो दोनों चीजें, इंटरेस्ट प्लस उसका प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टमेंट का, दोनों हमारा एनकैश हो गया 80,750। फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर, पहला ड्यू की एंट्री 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। फिर लास्ट में ये वाला तो इंटरेस्ट को हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये वाला हमने डिबेंचर की पेमेंट कर दी डिबेंचर होल्डर को, और यहाँ पर हमने जो है डिबेंचर को जो है ड्यू करा था डिबेंचर होल्डर को। ठीक है, फिर जब हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया उसके बाद हमने जो है अपना सारा डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है 250। ठीक है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो इसमें हमने जो एंट्रीज करनी है वो कौन कौन सी करनी है? सबसे पहली डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री, सबसे पहली एंट्री डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री, दूसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री डीआरआर को। ठीक है, तीसरी एंट्री जो है इसको डीआरआर को एनकैश कराने की एंट्री होती है, एनकैश कराने की एंट्री होती है। फिर चौथी एंट्री जो होती है डिवेंचर को ड्यू करने की एंट्री होती है। पांचवी एंट्री जो फिफ्थ एंट्री होती है डिवेंचर को पेमेंट करने की एंट्री होती है। ठीक है, फिर साल के लास्ट में सिक्स्थ एंट्री जो है जो इंटरेस्ट था, जो ये एनकैशमेंट का जो इंटरेस्ट था उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये 6 एंट्री है। और जब हमारा डी प्रोसीजर पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए प्रोसीजर रिडेम्पशन का, उसके लास्ट में 7th एंट्री जो है वो हमारा डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। तो ये स्टेप्स हैं, अगर ये स्टेप्स भी याद रखेंगे पहले तो हमारा जो है क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी अगर कोई हमें डेट्स मेंशन्ड हैं, पर्टिकुलर डेट्स में कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो डेट के अकॉर्डिंग हमें करना है। अगर ठीक है, तो अब जी डीआरआर जो है जब क्रिएट कर रहा है तब की उस डेट्स पे करेंगे, अदरवाइज अगर डेट्स नहीं है तो डेट को मेंशन नहीं करेंगे और इसी ऑर्डर में हमें जो है एंट्रीज पास करनी होगी। अगर इंस्टॉलमेंट में हो रहा है तो ये वाला यहाँ से लेकर के हमारा यहाँ तक का पार्ट, जितनी इंस्टॉलमेंट होंगी उतने टाइम्स जो है ये हमें रिपीट करना होगा प्रोसीजर। ठीक है, हर इंस्टॉलमेंट के लिए।
ठीक है। तो फर्स्ट अगर मान लो 3 इंस्टॉलमेंट में हो रहा है तो ये वाली एंट्रीज हमें 3 इंस्टॉलमेंट में करनी पड़ेगी, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट में 3 बार करनी, 3 टाइम्स ये एंट्रीज करनी पड़ेंगी। लेकिन डीआरआर क्रिएट करने की और डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री जो है वो सिर्फ 1 टाइम होगी, वो सिर्फ 1 टाइम होगी, बार बार वो एंट्रीज जो है हमारी हमें नहीं करनी, ठीक है। कौन सी वाली नहीं करनी बार बार? एक डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री और एक जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो ये सिर्फ 1 टाइम होगी, शुरुआत में डीआरआर क्रिएट करेंगे और लास्ट में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन ये जो है हर इंस्टॉलमेंट के लिए हर बारी वाली एंट्रीज हमें करनी होगी। तो ये पूरा जो प्रोसीजर हमने पढ़ा है, ये कौन सा वाला पढ़ा है? ये आउट ऑफ प्रॉफिट वाला पढ़ा है, ठीक है। आउट ऑफ प्रॉफिट कैसे हमें जो है रिडम्पशन करना है विदाउट सिंकिंग फंड, ठीक है। तो अब आ जाओ, अगर हमारा सिंकिंग फंड होगा या डिबेंचर रिडम्पशन फंड फॉर डिबेंचर्स, तो इसमें हम कैसे करते हैं? तो इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन इज जनरली लार्ज, ठीक है। तो जो इसके लिए अमाउंट जो होता है वो हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। डिबेंचर का ऐसा नहीं है कि 1 लाख की या 50,000 की बात हो रही है, इसमें जो है लैक्स में होती है बात, ठीक है। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ठीक है। तो ज्यादा अमाउंट का जो है हमें वो रिडम्पशन करना पड़ता है, तो ज्यादा ह्यूज अमाउंट हमें चाहिए होता है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद हमें इसके लिए रिडम्पशन करने के लिए ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती है। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी डिसाइड कर सकती है कि हर साल एक फिक्स अमाउंट जो है वो अलग रखता जाए अपने डिविजिबल प्रॉफिट से बचा के सेपरेट फंड में, ठीक है। यानी कि एक अलग से फंड बनाता रहे कंपनी, जो बनाती रहे, और हर साल कुछ अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट जो है वो हर साल अपने एक फंड बना करके उसमें ट्रांसफर करती रहती है अपने जो भी उसका डिविजिबल प्रॉफिट होता है, ठीक है, या डिबेंचर रिडम्पशन फंड में या सिंकिंग फंड में, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट अमाउंट इज कैलकुलेटेड बाय रेफरिंग सिंकिंग फंड टेबल, ठीक है। तो सिंकिंग फंड टेबल से ये एक एप्रोप्रिएट अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना अमाउंट उन्हें जो है रिक्वायर्ड है ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, जितने साल में उन्हें जो है वो रिडम्पशन करना है। तो द अमाउंट दस, जो भी अमाउंट को असर्टेन करते हैं तो अपने प्रॉफिट से डिबेंचर रिडम्पशन फंड में हर साल ट्रांसफर कर देते हैं और उसको फिर इन्वेस्ट करते हैं इन टर्म, इज टर्म्ड एज डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, और उसको कहा जाता है डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऊपर जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, जो रिडम्पशन वाला इन्वेस्टमेंट था, उसको बोला गया था डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, और जो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये वाला जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये हम फंड से कर रहे हैं, तो इसलिए डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट इसको बोलेंगे। दिस इन्वेस्टमेंट अर्न्स सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम, तो जैसे कि हम जहाँ पे भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे इनकम होता है, तो इसमें भी हमारा जो है इन्वेस्टमेंट पर इनकम होता है, इसको हम इंटरेस्ट बोलेंगे, जो कि हम दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते हैं जो अगला इंस्टॉलमेंट हमारा जाना है उसके साथ साथ, ठीक है। तो सपोज करो एग्जांपल इसका ले लेते हैं कि सपोज करो हमारा जो 10 लाख हमारा रिडम्पशन करना है टोटल और 10 साल बाद करना है, तो हमने जो असर्टेन किया, सपोज कर लो कि हमने ये असर्टेन कर लिया कि 1 लाख हम हर साल जो है वो अपना सिंकिंग फंड में जो है वो डालेंगे प्रॉफिट से, तो हम हर साल 1 लाख रुपए सिंकिंग फंड में डालेंगे, फिर उस 1 लाख रुपए को हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। 1 लाख रुपए को हम इन्वेस्ट करेंगे। अब सपोज करो जो हमने इन्वेस्ट किया है उस पर 10% इंटरेस्ट मिलना है, तो फर्स्ट ईयर में हमने शुरुआत में इन्वेस्ट कर दिया और फर्स्ट ईयर के लास्ट में हमें उसका जो है इंटरेस्ट मिला, ठीक है। और फिर सेकंड ईयर शुरू हुआ, सेकंड ईयर के शुरू में भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें जो ये इन्वेस्टमेंट के लिए जो हमें ये सिंकिंग फंड जो बनाना है वो हर साल इक्वल अमाउंट हमें उसमें डालते रहना है। तो फर्स्ट ईयर हमने 1 लाख रुपए डाले, उसको इन्वेस्ट कर दिया, फिर उस पर इंटरेस्ट मिल गया साल के लास्ट में, फिर सेकंड ईयर में दोबारा 1 लाख रुपीज हम सिंकिंग फंड में डालेंगे, फिर उसको दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार जो पिछले साल का इंटरेस्ट है वो भी हमारा उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में फिर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, आपकी बार जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें टोटल अमाउंट पे मिलेगा, जो पहले साल का 1 लाख है, दूसरे साल का 1 लाख है, प्लस ये जो इंटरेस्ट आता है हमारा, तो फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। फिर थर्ड ईयर में दोबारा से हम इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख रुपए, प्लस ये जो इंटरेस्ट मिला है इसको भी दोबारा से री इन्वेस्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हर साल जो है हम जो इंस्टॉलमेंट हमारी सिंकिंग फंड है उसको तो इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट हमारा पिछला मिला हुआ है
इन्वेस्टमेंट पर वो भी दोबारा से री इन्वेस्ट करते चलेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट को हम अलग से नहीं निकालेंगे, जो इंटरेस्ट हमें मिलता रहेगा वो हर साल दोबारा से उसमें दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको यूज नहीं किया जाएगा, उसको उसी में वापस डाला जाएगा। ठीक है, तो वो री इन्वेस्टेड होता है टुगेदर विद फिक्स्ड अप्रोप्रिएट अमाउंट जो भी हमने निकाला हुआ है हर साल में। ठीक है, तो और लास्ट ईयर में जो हमारा इंस्टॉलमेंट बनना है, तो ये 10 साल की हमने इंस्टॉलमेंट हमने कैलकुलेट की थी जो हमें सिंकिंग फंड क्रिएट करना था, तो 9 साल तक तो करते रहेंगे, लेकिन 10th ईयर में जो होगा, जो भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे 10th ईयर में लास्ट में, और जो भी अप्रोप्रिएटेड अमाउंट है उसको इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। और इस स्टेज पर डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट जो है उनको भी एनकैश करा लिया जाएगा, यानी कि जो भी हमारा उसमें पैसा है उसको भी हम सारे को एनकैश करा लेंगे। ठीक है, तो लास्ट ईयर में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, और जो भी हमें पैसा मिलेगा उसको हम रिडम्पशन के लिए यूटिलाइज कर लेंगे, और कोई भी प्रॉफिट उसके ऊपर होता है हमें या लॉस होता है एनकैशमेंट पर, डिवेंचर रिडम्पशन फंड की इन्वेस्टमेंट की एनकैशमेंट पर, उसको हम डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो जो भी हमें वहां पे प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में कर देंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, अब इसका प्रोसीजर के लिए कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी सेट असाइड, किसका, सिंकिंग फंड का। पहले हमें एनुअली जो भी करना है उसको असर्टेन करना है, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेटेड सम इज अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट, और साल के लास्ट में जो है उसको जो है अप्रोप्रिएटेड फंड जो है उसको निकाल लेंगे, क्रिएटेड टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड, और उसको डिवेंचर रिडम्पशन फंड में डाल देंगे, सिंकिंग फंड में डाल देंगे। ठीक है, और फिर इन्वेस्टमेंट्स कर देंगे, जो भी हमारा आउटसाइड बिजनेस के आउटसाइड उसको गुड मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अमाउंट अप्रोप्रिएटेड, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू अ सम less than 15% of the nominal value of the debenture must be made as per rule 18 subsection 7 of the company's rule 2014। ठीक है, तो द इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट, द इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो हम डिवेंचर रिडम्पशन फंड में डाल देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो भी मिलेगा वो भी हम सिंकिंग फंड में ऐड कर देंगे। तो इन द सेकंड और सब्सिक्वेंट ईयर अमाउंट जो भी अप्रोप्रिएटेड होगा एज वेल उसको और इंटरेस्ट को दोबारा से रीइन्वेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इन द ईयर जब हमारा रिडम्पशन होना है जिस साल में, जो कि हमारा लास्ट ईयर है, तो अमाउंट जो है अप्रोप्रिएटेड है उसको हम यूजुअल अप्रोप्रिएटेड एज यूजुअल जो भी कर रहे हैं उस, बट नो इंटरेस्ट मेड, लेकिन उसको हम अप्रोप्रिएट तो करेंगे लेकिन उस पे इन्वेस्टमेंट उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और इन्वेस्टमेंट जो भी होंगी उसको हम होल्ड कर देंगे, और उस पर जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा सेल्स पर उसको हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, should be transferred to profit and loss account as per section accounting standard 13, but practice is it is transferred to, लेकिन प्रैक्टिस में क्या है, इसको हमें डिवेंचर रिडम्पशन फंड या सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रोसीड्स हैं यूटिलाइज कर ली जाती हैं डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए, और जो भी गेन और प्रॉफिट होता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पे वो हमारा कैपिटल नेचर का होता है, तो इसलिए हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी कंडीशन है ये हमारा जो है काम आती है किसमें, अकाउंटिंग करने के लिए। तो इन सारी चीजों को हमें याद रखना है अकाउंटिंग करने के लिए। ठीक है, तो अब इसकी जनरल एंट्रीज, तो जनरल एंट्रीज में क्या है, सबसे पहले हमें सिंकिंग फंड क्रिएट करना है, और इसमें जो है हर साल सिंकिंग फंड क्रिएट करना है। तो डीआरआर जो क्रिएट करते हैं, डीआरआर जो क्रिएट किया जाता है तो वो तो हमारा एक पर्टिकुलर डेट पे हो जाता है पूरा इकट्ठा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हम उसकी इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं, सिंकिंग फंड की क्या बनाते हैं, इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं, और हर साल जो है सिंकिंग फंड में डाला जाता है। ये नहीं कि एक ही साल डाला जाएगा सारा, तो जितना भी है। और ये जो है डीआरआर का जो कंडीशन था वो सिर्फ 25% का था, लेकिन यहाँ पर जो है हम जो है पूरा हमारा 100% जो है सिंकिंग फंड में डाला जाता है। तो सरप्लस से डालेंगे टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। ये फर्स्ट ईयर की एंट्रीज हो रही है, और कब होगी ये, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो सपोज करो फर्स्ट ईयर में हमने कब इन्वेस्ट किया है, कब हमने डिवेंचर को इशू किया है, हमने इशू किया है 1 अप्रैल 2015 को इशू किया है।
और इनका रिडम्पशन कब होना है? 31 मार्च 2025 में होना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो फर्स्ट ईयर कब होगा हमारा? फर्स्ट ईयर एंड होगा 31 मार्च 2016 में होगा। तो जब फर्स्ट ईयर हमारा एंड होगा उस टाइम पे हमारा प्रॉफिट होगा उस साल का। प्रॉफिट हमें शुरू में तो पता नहीं चलेगा, प्रॉफिट कब पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस हमारा प्रॉफिट कब आता है? वो साल के लास्ट में आता है। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है उससे हमें निकालना है सिंकिंग फंड का इंस्टॉलमेंट। तो अब वो कब पता चलेगा? प्रॉफिट चलेगा पता हमें साल के लास्ट में, तो इसलिए ये एंट्री जो है साल के लास्ट में होगी। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है, तो और डिबेंचर डम्पशन फंड, अब इसको जो है हमने सिंकिंग फंड में डाल दिया है। अब सिंकिंग फंड में डालने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं? उतना ही पैसा जो है अब हम इन्वेस्ट कर देंगे। अप्रोप्रिएशन जो भी है, एनुअल अप्रोप्रिएशन का क्या करेंगे? अब हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो गई। फिर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर, और अब उसके हर साल, उसके बाद हर साल जब तक के हमारा ये रिडेम्पशन नहीं हो जाता, हर साल हम सिंकिंग फंड अप्रोप्रिएट करते रहेंगे। ठीक है, हम उसको अलग सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करते रहेंगे। तो फॉर रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो अब क्या है? अगले साल के लास्ट में, पिछले साल ये फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर के एंड में हमने इन्वेस्ट किया था। अब इसका जो है इंटरेस्ट कब मिलेगा? अगले साल के लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो एक साल का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये एक साल का इंटरेस्ट अब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंटरेस्ट मिला हमें पहले, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड। तो अब इस साल हमारे पास दो चीजें हो गई, एक तो इंटरेस्ट वाली चीज, इंटरेस्ट हो गया हमारा जो कि पहले पिछले इन्वेस्टमेंट का है, प्लस और इस साल का सिंकिंग फंड का अमाउंट है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के अब हम दोबारा से अगेन इन्वेस्ट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट, तो पहले इसको भी हम सिंकिंग फंड में डाल देंगे जो भी इंटरेस्ट है हमारा, और फिर इसको भी हम इन्वेस्ट कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, पहले क्या है? पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड, फिर इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड को ट्रांसफर किया सिंकिंग फंड में। ठीक है, और फिर अल्टरनेटिवली हम इन दोनों की कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी हम मेथड अपना सकते हैं, या तो दोनों को अलग अलग एंट्री दिखा सकते हैं या दोनों की कंबाइंड एंट्री दिखा सकते हैं। जो भी इंटरेस्ट आया हमारा उसको डायरेक्ट सिंकिंग फंड में डाल दिया जाए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, या फिर पहले इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री और फिर इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में डालने की एंट्री। ठीक है, अब ये हो गया इंटरेस्ट का काम। इंटरेस्ट के बाद फिर जो हम साल का सिंकिंग फंड क्रिएट कर रहे हैं उसकी एंट्री हो जाएगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। अब सिंकिंग फंड में ये दो अमाउंट हमारे चले गए हैं, एक इंटरेस्ट का भी चला गया है और एक हमारा साल का एप्रोप्रिएशन का भी चला गया है। अब दोनों को मिला के कंबाइन करके सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम इन्वेस्ट कर देंगे बैंक अकाउंट से। ठीक है, तो इसमें जो हम करेंगे दोनों चीजें करेंगे, इंटरेस्ट भी करेंगे और जो हमारा इस साल का एप्रोप्रिएशन है, एनुअल एप्रोप्रिएशन है, उसको भी इन्वेस्ट कर देंगे। तो एप्रोप्रिएशन प्लस इंटरेस्ट जो भी रिसीव है हमारा, दोनों को मिला करके यहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज करो 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए 10% पर, तो अगले साल जो है हमें जो है 1 लाख का वो बन हो जाएगा। 1 लाख का तो दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस उसका 10% अगले साल में 10,000 रुपीज इंटरेस्ट मिला करके हम दोबारा से 1,10,000 रुपए जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब लास्ट ईयर में ये वाली एंट्री सब्सिक्वेंट ईयर में होती रहेंगी, पहले से पहले साल। तो लास्ट ईयर कौन सा? 10th ईयर। अब 10th ईयर में जो एंट्रीज होंगी वो हमारी क्या होंगी? पहली एंट्री जो होगी वो इंटरेस्ट रिसीव की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड। फिर दूसरी सिंकिंग फंड, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड को सिंकिंग फंड में डालने की एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। फिर उसके बाद सिंकिंग फंड क्रिएट करने की, अप्रोप्रिएट करने की एंट्री हो जाएगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इन सिंकिंग फंड अकाउंट। फिर उसके बाद इन्वेस्ट करने की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर का 10th ईयर है, 10th ईयर के 31 मार्च में तो हमें क्या करना है? हमें तो रिडम्पशन करना है, और उस साल तो हम सारा जितना भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको भी एनकैश करा लेंगे। तो इसलिए हम जो है लास्ट ईयर में जो है इसको जो है दोबारा से इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं होगी। इन 10 साल के लिए किया गया है, तो सिर्फ शुरू के 9 ईयर में ही इन्वेस्टमेंट की एंट्री होगी।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट है हमारा उसको भी एनकैश करा लेंगे, जो पिछले सालों का इन्वेस्टमेंट जितना भी है, ठीक है। तो फिर कोई भी हमें उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस होता है सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पर, उसको भी हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट में कर देंगे। अगर हमारा उसमें प्रॉफिट है तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट हो जाएगा, और अगर हमारा उसमें लॉस है तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट जो होता है नॉमिनल नेचर का होता है, तो प्रॉफिट तब भी जब भी होता है तो उसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद ये सिंकिंग फंड का काम हो गया। सिंकिंग फंड के बाद इफ रिडम्पशन इज एट पार, अगर पार पर है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये सेम वैसा ही है जैसा हमने पिछले उसमें किया है। ये जो है ड्यू करने की एंट्री और पेमेंट करने की एंट्री सेम हो जाएगी, ठीक है। एट पार पे है, प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिस्काउंट की बात नहीं हो रही, सिर्फ प्रीमियम की हो रही है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर पार की है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। फिर पेमेंट की एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो इफ फॉर प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन, if loss on issue of debenture account was not debited for premium payable on redemption at the time of passing the entry of issue debenture, then the following entry will pass, कि अगर हमारा जो है हमने रिडम्पशन प्रीमियम और रिडम्पशन को इशू के टाइम पे कंसीडर नहीं किया था, ठीक है, मतलब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को उस टाइम पर हमने डेबिट नहीं किया था, तो उस टाइम पर जो भी हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है उसको हम सिंकिंग फंड में डाल देंगे। तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। और सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में फिर यहाँ से डाल दिया जाएगा, ठीक है। ये एंट्री तभी होगी जब इशू के टाइम पर नहीं है, इशू के टाइम पर हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्रिएट डेबिट नहीं किया, ठीक है। तो फिर लास्ट में जो भी हमारा सिंकिंग फंड होगा उसको जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अब हमने डीआरआर का किया था, डीआरआर जो है वो सिर्फ 25% होता है, और यहाँ पे जो सिंकिंग फंड जो होता है वो 100% होता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 अप्रैल 2015 को, 1 अप्रैल डेट्स इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2015 को STE लिमिटेड ने इशू किए 1008% डिवेंचर, ठीक, कितने किए 1008% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, जो कि रीपेबल है एट एंड ऑफ, जो कि रीपेबल है एट द एंड ऑफ 4 इयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पता चली हैं, यहाँ पर क्या इशूड है, ठीक है, 1000 डिबेंचर इशूड है, 8% डिबेंचर है 1000, 100 रुपीज ईच के हैं, ठीक है, 100 रुपीज ईच के हैं, और इशूड जो है रिपेबल इशूड जो है वो ना डिस्काउंट बता रहा है ना प्रीमियम बता रहा है, तो इशूड जो है वो पार पे है। अब रिपेबल की बात आ रही है, यानी कि रिडम्पशन की बात आ रही है। रिडम्पशन जो होंगे वो चौथे साल के आखिर में होंगे, एंड ऑफ 4 इयर्स, 4 साल के आखिर में होंगे, और 10% प्रीमियम पे होंगे। तो मैं रिडम्पशन जो है वो टाइम पीरियड कितना दे दिया इसमें, 4 इयर्स दे दिए, और प्रीमियम भी बता दिया 10% का। अब ये इंफॉर्मेशन पता चल गई है हमें। इट वॉज डिसाइड, अब यहाँ पे ये डिसाइड हो रहा है कि वो सिंकिंग फंड क्रिएट करेंगे, ठीक है, फॉर द पर्पस, किस पर, रिडम्पशन के पर्पस के लिए क्या करेंगे, सिंकिंग फंड क्रिएट करेंगे। और जो इन्वेस्टमेंट है एक्सपेक्टेड है कि इन्वेस्टमेंट से उन्हें 5% नेट यील्ड मिलेगा। सिंकिंग फंड टेबल शो दैट इतना इन्वेस्टेड एनुअली अमाउंट टू ₹1 एट 5% इन 4 इयर्स, ठीक है। तो ये सिंकिंग फंड टेबल से इन्होंने बता दिया है, हमें सिंकिंग फंड टेबल यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं होगी कैलकुलेट करने के लिए। सिंकिंग फंड टेबल में जो है एक पर्टिकुलर वो दी होती हैं, वैल्यूज दी होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वहां पे हम जो है अमाउंट निकाल लेते हैं कि कितना हमें इन्वेस्ट करना होगा ₹1 हासिल करने के लिए, ठीक है। मान लो ये इस तरह से है कि सपोज करो हम कुछ अमाउंट जो है एनुअली, हमें कुछ अमाउंट जो है लास्ट में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मान लो सपोज करो जैसे यहाँ हमें 5-10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। तो अब
एनुअली हमें वहां पे कितना जमा करना होगा, एक जिस पे हमें जो है इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और वो इंटरेस्ट हम री इन्वेस्ट करते रहेंगे जो इस टाइम पे हमें इतने पैसे मिल जाएं, तो वो हमें सिंकिंग फंड टेबल से पता चल जाता है। तो उसमें हमें एक तो क्या चीज देखना होता है, एक नंबर ऑफ ईयर्स देखना होता है कि कितने साल हैं, प्लस हमें ये देखना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो ये दो चीजें हमें चाहिए होती हैं सिंकिंग फंड में। इन दो चीजों की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि एनुअल हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर जो है डायरेक्ट बता दिया है कि 4 साल के लिए सिंकिंग फंड टेबल शो कर रही है। अगर एनुअली हम इन्वेस्ट करें तो वो हमें 1 रुपये मिलेगा, कितने में, 5% के रेट पे 4 साल पे। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट हम इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाहिए कितना, 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपीज चाहिए। कितना चाहिए, 1 लाख रुपीज चाहिए। तो इसको 1 लाख रुपीज को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सिंकिंग फंड का अमाउंट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 लाख तो चाहिए, साथ ही साथ हमें इसका प्रीमियम भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम भी तो लौटाना है। तो 1,10,000 चाहिए। तो 1,10,000 को इससे मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा। तो कैलकुलेट करके देखें, 1,10,000, 1,10,000 इंटू सिंकिंग फंड का दिया 0.232012। ठीक है, 25,521। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये उतना आ गया, 25,520। ठीक है, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट राउंड फिगर में इन्होंने किया है मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स में। ठीक है, being amount appropriated from P&L appropriation account invested in multiples of 100। तो 25,500 मल्टीपल्स ऑफ 100 में इन्वेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से ये हर साल जो है इसकी एंट्री होती चली जाएगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 25,521 का इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो भी और पॉइंट में आएगा। कैलकुलेशन जो है उसमें अगर पॉइंट्स में रहती है तो राउंडिंग फिगर में हमारा आंसर में फर्क आ जाता है, इसलिए इन्होंने हंड्रेड्स के मल्टीपल में यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो, इन्वेस्टमेंट्स वर मेड इन मल्टीपल्स ऑफ 100, यहाँ पे बताया हुआ है स्पेशली कि हमें मल्टीपल्स ऑफ 100 में, यानी कि राउंड फिगर में, हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करके जो है इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब राउंड ऑफ जो करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 100, तो जितना अमाउंट होगा हमारा उसमें से मल्टीपल्स ऑफ 100 मैक्सिमम जितना कर सकते हैं वो करेंगे, ना कि यहाँ पे हम राउंडिंग ऑफ वाला मेथड अपनाएंगे। राउंडिंग ऑफ में क्या वो करा जाता है, राउंडिंग ऑफ में जैसे 25,596 होता तो राउंड ऑफ करते तो 25,600 होता, लेकिन हमारे पास अमाउंट जो है वो इतना ही है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कहाँ से हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है 96 को हम छोड़ देंगे, हम सिर्फ 25,500 को कंसीडर करेंगे जब हमें इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, राउंड फिगर में करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 100 में करेंगे। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ वाला हमें यहाँ पे रूल नहीं लगाना। ठीक है, राउंड ऑफ जो करते हैं उसका रूल नहीं लगाना, बस ये देखना है कि हमें 100 रुपीज कहाँ पे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो उतना हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो ऑन 31 मार्च, अब ये हो गया हमारा सिंकिंग फंड कब इन्होंने बता दिया है क्रिएट करने का, कितना क्रिएट करेंगे इतना इन्होंने टेबल से डायरेक्ट दे दिया है। अगर हमें सिंकिंग फंड टेबल देखना हो तो सिंकिंग फंड टेबल कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ एक बार, कि अगर क्वेश्चन में मान लो पेपर में तुम लोगों को टेबल ही दे दिया जाता है और उसमें तुम्हें जो है वो नहीं दिया जाता, ये पॉइंट, ये वैल्यू नहीं बताई जाती सिंकिंग फंड की। ठीक है, तो उसको कैसे देखेंगे, तो इसमें
सिंगिंग फंड टेबल इसमें नहीं है। चलो क्लास में मैं जो है आप लोग को दिखा दूंगा या नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा सिंगिंग फंड की टेबल। ठीक है, तो आज जो है ये देख लेते हैं सिर्फ इसका। तो इसमें हमें जो यहाँ पर जो है, अब जब हम सिंगिंग फंड बना रहे हैं तो यहाँ पे हम DRR जो है क्रिएट नहीं कर रहे, क्योंकि सिंगिंग फंड ही हमें यहाँ पे बनाना है। तो पहला एंट्री जो होगा वो इशू करने का हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1100 ईच के डिवेंचर जो है वो इशू किए गए हैं। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्रिएट हो जाएगा और ये डिवेंचर क्रिएट हो जाएगा। तो जो हमने इशू की एंट्री में सीखा था कि जब हमारा रिडम्पशन और प्रीमियम और रिडम्पशन को भी कंसीडर करते हुए इशू के टाइम पे हम करते हैं, तो उसमें जितना हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता है उतना ही हम यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट कर दिया जाता है। तो 10,000 का ये था, 10,000 का लॉस हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अब ये हो गया इशू का, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। इशू के बाद अब हमें क्या करना है, रिडम्पशन शुरू करना है। तो रिडम्पशन के लिए हर साल हमें कुछ अमाउंट जो है वो वहां पे ट्रांसफर करना है। अब किस डेट पे करेंगे, तो 1 अप्रैल 2015 को तो हमने इशू किया है, 1 अप्रैल 2015 को तो हमने इशू किया है। तो 2015 के एंड में अब हम इस साल के 15, तो ईयर कौन सा हो जाएगा, 15-16 हो गया। तो 15-16 के एंड में जो कि हमारी 31 मार्च 2016 है, तो उतना अमाउंट जो है हम वहाँ पे सरप्लस से DR फंड में डाल देंगे, डिवेंचर रिडम्पशन फंड या सिंगिंग फंड में डाल देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड। ठीक है, फिर उसके बाद इस फंड को जो है इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 100 में करना है। तो 25,521 थे, तो 21 को हटा करके सिर्फ 25,500 को इन्वेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर आ जाओ। तो फर्स्ट ईयर में तो हमारी ये सिर्फ 2 एंट्री होगी, इंटरेस्ट की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि अभी तो हमने इन्वेस्ट किया ही है, तो इंटरेस्ट अभी हमें नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट हमें नेक्स्ट ईयर में मिलेगा जब 1 साल पूरा हो जाएगा। तो अब अगला साल शुरू होगा, तो अगले साल के लास्ट में फिर दोबारा से हमें पहले इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद उस इंटरेस्ट को हम जो है डिवेंचर रिडम्पशन फंड में डाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड। फिर इसको अब हम जो है DRR डिवेंचर रिडम्पशन फंड में जो भी हमारा साल का इंस्टॉलमेंट था 25,521 वो ट्रांसफर कर देंगे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड। फिर उसके बाद जो है फिर ये जितना अमाउंट है दोनों को प्लस करके इंटरेस्ट प्लस ये, अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ, इंटरेस्ट होगा 5% का रेट बताया हुआ था, जितना इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आएगा 25,500 इंटू 5%। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमें फिर इन्वेस्ट कर देना है, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया दोनों को मिला करके। अब फिर से ये 100 के मल्टीपल में करना है। अब की बार हमारे पास अमाउंट कितना है, अब की बार हमारे पास 25,521 प्लस 1275 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 25,521 प्लस 1275। ठीक है, तो ये 26,796 हो रहा है। अब ये यहाँ पे 800 कैसे आया, 800 आया क्योंकि जो है अभी हमारे पास पिछले साल का भी कुछ बचा हुआ है। पिछले साल हमने 25,521 में से 25,500 इन्वेस्ट करे थे, तो 21 रुपीज अभी हमारा पिछले साल का बचा हुआ है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे 21। तो अमाउंट हमारे पास हो रहा है 26,817। ठीक है, तो अब 26,817 में से सिर्फ 26,800 ही हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें हंड्रेड्स के मल्टीपल में इन्वेस्ट करना है। तो 26,800 यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर हमें अगले साल, ये पहला साल दूसरा साल हो गया। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हमने इन्वेस्ट करना शुरू करा, सेकंड ईयर में हमें इंटरेस्ट मिला, उस इंटरेस्ट को सिंगिंग फंड में डाल दिया है। इंटरेस्ट को सिंगिंग फंड में डालने के बाद फिर हमने जो है जो साल का इंस्टॉलमेंट था वो भी सिंगिंग फंड में डाल दिया है। फिर उसमें दोनों को मिला करके हमने ट्रांसफर कर उसमें इन्वेस्ट कर दिया सिंगिंग फंड इन्वेस्टमेंट में। ये 2 साल पूरे हो गए हमारे यहाँ पर। अब थर्ड ईयर शुरू होगा। थर्ड ईयर में फिर लास्ट में हमें दोबारा से इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें पिछले साल का अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस इस साल का अमाउंट इन्वेस्टेड दोनों पर मिलेगा। ठीक है,
तो दोनों साल का इन्वेस्टेड अमाउंट क्या हो गया? तो पहले साल हमने इन्वेस्ट किया था 25,500, फिर दूसरे साल में हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 26,800। तो अब ये दोनों अमाउंट मिला के 52,300 हो गया। ठीक है, 52,300 हो गया। अब इसका 5% इंटू 5%, 2615 रुपीज जो है यहाँ पे इंटरेस्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमें मिला है, अब इसको दोबारा से हम कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, फिर हम जो है इस साल का इंस्टॉलमेंट फिर ट्रांसफर करेंगे 25,521। ठीक है, उसके बाद फिर हम दोबारा से इन्वेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए फिर से कैलकुलेट करते हैं 25,521 प्लस कितना 16 और 17 रुपीज पिछले साल का बचा था, 16 मान लेते हैं। फिर इस साल का हमने फिर क्रिएट किया है 25,521। इसके अलावा हमने इंटरेस्ट भी क्रेडिट किया है 2615 रुपीज। ठीक है, तो सारा मिला के गड़बड़ हुआ। हाँ, तो मैंने ये डबल ऐड कर दिया है। तो 25,000 इस साल का क्रेडिटेड, 25,521 प्लस पिछले साल का बचा हुआ इंटरेस्ट 16। ठीक है, ये हो गया हमारा, और प्लस इंटरेस्ट इस साल का इंटरेस्ट 26,015। तो हमारे जो टोटल हो रहे हैं 28,152 रुपीज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम वही हंड्रेड्स के मल्टीपल्स में 28,100 जो है इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर ये साल यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। तो हर साल हमें क्या एंट्री करनी है? हर साल हमें ये 4 एंट्री रिपीट करनी है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 2 ही एंट्री होंगी, एक सिंकिंग फंड में इंस्टॉलमेंट डालने की एंट्री और दूसरी उसको इन्वेस्ट करने की एंट्री। फिर दूसरे साल में इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री, इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में डालने की एंट्री, फिर उसके बाद हमारा इंस्टॉलमेंट डालने की एंट्री सिंकिंग फंड में, और उसके बाद इन्वेस्ट करने की एंट्री। तो ये 4 एंट्री रिपीट होंगी। ठीक है, अब आ जाओ, ये थर्ड ईयर पूरा हो गया। अब ये फोर्थ ईयर में हमने क्या देखा था, हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, हम उसको सिंकिंग फंड में डालेंगे, हम इंस्टॉलमेंट भी सिंकिंग फंड में डालेंगे, लेकिन लास्ट ईयर में हम जो है इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जो है इंटरेस्ट मिलने की एंट्री हो जाएगी। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो फर्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट प्लस सेकेंड ईयर का इन्वेस्टमेंट प्लस थर्ड ईयर का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन सबको मिला करके फोर्थ ईयर में उसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हमने कितना इन्वेस्ट किया था वो देख लेंगे। फर्स्ट ईयर में हमने इन्वेस्ट किया था 25,500। फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट किया था 25,500 प्लस सेकेंड ईयर में हमने इन्वेस्ट किया था 26,800 प्लस थर्ड ईयर में हमने इन्वेस्ट किया है 28,100। अभी तीनों साल के इन्वेस्टमेंट पर 80,400 हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 80,400 तीनों साल का इन्वेस्टमेंट हमारा हो रहा है। तो इसके ऊपर हम जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो किस रेट पे करना था? 5% पे इंटू 0.05%। ठीक है, तो 4,020 रुपीज हमारा यहाँ पे आ गया। तो जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट है अब तक का, टिल डेट तक का जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है, उस पर हमारा इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, फिर इस इंटरेस्ट को डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड को या सिंकिंग फंड, एक ही नाम यूज करना है। अगर हम सिंकिंग फंड यूज कर रहे हैं तो सिंकिंग फंड लिखेंगे, अगर डिबेंचर रिडम्पशन फंड लिख रहे हैं तो सिर्फ डिबेंचर रिडम्पशन फंड ही लिखेंगे सब जगह। और अगर क्वेश्चन में डिबेंचर रिडम्पशन फंड बोला गया है तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड ही लिखना होगा, अगर सिंकिंग फंड बोला गया तो सिंकिंग फंड ही लिखना होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अब ये इंटरेस्ट को जो है डिबेंचर रिडम्पशन फंड के इन्वेस्टमेंट के डाल दिया गया है डिबेंचर रिडम्पशन फंड में। फिर उस साल का इन्वेस्टमेंट भी, उस साल का जो है इंस्टॉलमेंट वो भी डाल दिया गया है डिबेंचर रिडम्पशन फंड में। ठीक है, अब जो ये है हमारा, इसको इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा इस साल, बल्कि क्या हो रहा है, जो हमारा पिछला इन्वेस्टेड था उस सबको भी एनकैश करा लिया गया है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 85,000 हो गया है। कितना हमारे यहाँ पे रियलाइज हो रहा है? 85,000। तो क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया है
कि ऑन 31st मार्च द बैलेंस एट द बैंक, हमारे पास बैंक में बैलेंस जो है वो 45,000 है और हमने जो इन्वेस्ट किया हुआ है वहां से हमने रियलाइज किया है 85,000। तो हमने जो भी सेल किया है इन्वेस्टमेंट को वहां से हमें कितना मिला है, 85,000 मिला है और डिवेंचर को इन्होंने राउंड ऑफ में पे कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 85,000 की एंट्री रियलाइज करने की एंट्री यहाँ पे हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 85,000। ठीक है, तो रिडेम्पशन डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। तो ये जो भी हमें रियलाइज करने पर जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन पे, वो हमने यहाँ पे डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में डाल दिया है। ठीक है, अभी प्रॉफिट कैसे पता चला, जितना भी हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, जितना भी हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, हमने किया हुआ है इन्वेस्ट 80,400। कितना किया हुआ है, 80,400, लेकिन हमें जो मिल रहा है वहां से कितना मिल रहा है, 85,000 मिल रहा है। 85,000 में हमने उसको सेल किया है। इसमें सेल किया है 85,000 में सेल किया है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया, अगर इसको डिफरेंस निकालेंगे दोनों में, 85,000 तो 4,600 जो है हमने ज्यादा में सेल किया है। ठीक है, 85,000 में सेल किया जबकि उसका 80,400 वैल्यू आ रहा था। ठीक है, तो इसको हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में हम इसको डाल देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड के नाम से। अगर ये यहाँ पर हमारा लॉस होता तो इसकी अपोजिट एंट्री हो जाती। ठीक है, ये डेबिट जो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट है वो क्रेडिट होता और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड जो है वो डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो डिबेंचर रिडेम्पशन बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, ये क्या है, ये हमने ड्यू कर दिया डिबेंचर। यहाँ तक हमारा डीआरआर का काम हो गया, हमने डीआरआर क्रिएट किया, डीआरआर को इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट मिला, उसको हमने फिर लास्ट में एनकैश भी करा लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है डिबेंचर को रिडेम्पशन करने का प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो डिबेंचर को पहले ड्यू करेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे प्रीमियम और रिडेम्पशन भी था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर उसके बाद हम उसको पे कर देंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, अब जो भी हमारा डिबेंचर रिडेम्पशन फंड था उसमें हम कितना लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है उसको हम वहां पे डाल देंगे। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है उसको उसमें डाल देंगे। तो उसके लिए डिबेंचर रिडेम्पशन फंड को डेबिट करेंगे। कौन सा वाला लॉस हुआ है, ये कौन सा वाला लॉस डाला है, जो हमारे प्रीमियम वाला लॉस था। ठीक है, प्रीमियम और रिडेम्पशन का जो लॉस था उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर जो भी हमारा डिबेंचर रिडेम्पशन फंड है उसको जनरल रिजर्व में डाल दिया। जैसे हम डीआरआर को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, रिजर्व को डीआरआर को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में सारा कंप्लीट हो जाने के बाद जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, वैसे ही जितना भी बैलेंस हमारा डीआरआर का होगा, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का होगा, उसको भी हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अभी कितना ट्रांसफर करना है ये हमें जो पता चलेगा जब हम डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट बनाएंगे। तो डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट जो है बनाने का तरीका जो है ये होता है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, तुम्हें सिंपली जो है ये अकाउंट ही बनाने को बोलता है, तुम्हें जो है जनरल एंट्रीज नहीं बोली जाती हैं। ठीक है, और अगर जनरल एंट्रीज बोली जाती हैं तो जनरल एंट्री भी करनी पड़ेंगी, साथ ही साथ जो तुम्हें इनके कुछ बैलेंसेस होते हैं उनको निकालने के लिए अकाउंट भी बनाना पड़ता है। जैसे कि ये वाले निकालने के लिए कितना अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, तुम्हें अकाउंट बनाओगे तभी पता चलेगा, वरना कैलकुलेशन करोगे तो उसमें कंफ्यूजन भी हो सकती है। कैलकुलेशन तो हो जाएगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसमें क्या है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड जो बनाया जाएगा, सिंकिंग फंड, उसमें सबसे पहले जितनी बार हम इसको क्रिएट करेंगे, ये क्या है, लायबिलिटी नेचर का होता है। तो लायबिलिटी नेचर में क्या होता है, जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है उसको क्रेडिट किया जाता है, जब भी डिक्रीज होती है उसको डेबिट किया जाता है। तो जब हम डिबेंचर रिडेम्पशन फंड को क्रिएट कर रहे हैं तो वो हमारा इंक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो जब भी हमारा सरप्लस से क्रेडिट होगा, जब भी हम डेट 31 मार्च, फर्स्ट ईयर का एंड 31 मार्च बाय सरप्लस 25,500, फिर यहाँ पे सीडी में आ गया। ठीक है, बैलेंस सीडी हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इधर आ गया अमाउंट बाय बैलेंस बीडी, ये नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया बाय बैलेंस बीडी। अब फिर इधर आ जाएगा
इसमें दोबारा से इंटरेस्ट डाला जाएगा, उस साल का इंटरेस्ट भी आ जाएगा, इधर आ जाएगा। फिर सरप्लस, उस साल का इंस्टॉलमेंट ये आ जाएगा। अब टोटल अमाउंट हो जाएगा इसका ये, और ये दोबारा से बैलेंस शीट आ जाएगा। फिर ये बैलेंस शीट अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाएगा, ये हो गया। फिर इस साल का इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा, फिर इस साल का इंस्टॉलमेंट इधर आ जाएगा सिंकिंग फंड का, ठीक है, अप्रोप्रिएशन। फिर ये टोटल होके फिर बैलेंस शीट आ जाएगा। फिर लास्ट में बैलेंस बीडी दोबारा से अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 80,453। फिर इस साल का इंटरेस्ट और इस साल का जो हमने ट्रांसफर किया है। इसके अलावा जो हमें वहां पे प्रॉफिट हो रहा था, अगर सेल पे प्रॉफिट होता है तो वो इधर आ जाता है, सेल पे लॉस होता है तो इधर आ जाता है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट है तो इसलिए ये इधर आया है, उधर उस साइड नहीं डाला है। अगर लॉस होता तो यही सेम एंट्री बाय DRFI, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टैब, इधर आ जाता टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इधर आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो इसलिए प्रॉफिट को जो है प्रॉफिट ऑन सेल जो है वो इधर डाला गया है, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर में जो निकल के आएगा वो हमारा जनरल रिजर्व का अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट निकाल हमारा जो है सिंकिंग फंड अकाउंट से निकल के आता है। इसी तरह से हमें एक सिंकिंग फंड, तो ये सिंपल है, सिंकिंग फंड अकाउंट बहुत सिंपल है। सिंकिंग फंड को में कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि हर साल का जो भी अमाउंट होगा हमारा वो यहाँ पे आता रहेगा, ठीक है। तो सरप्लस कब आएगा, डेट से 31 मार्च, हर साल की 31 मार्च को इसमें क्रेडिट होता चला जाएगा। और यहाँ पे और पहले साल में तो सिर्फ वही होगा, और अगले साल में हमारा इंटरेस्ट भी होगा उस साल का, और उस साल का सरप्लस भी हो जाएगा। उससे अगले साल भी इंटरेस्ट भी हो जाएगा, उसका सरप्लस भी हो जाएगा। उससे अगले साल भी इंटरेस्ट भी हो जाएगा और उसका सरप्लस भी हो जाएगा। और जो लास्ट ईयर होगा उसमें हम उसको एनकैश कराएंगे इन्वेस्टमेंट्स को, तो उस पर प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा इनकैश कराने पे वो भी हमें इसमें दिखाना होता है, लास्ट ईयर में दिखाना होता है। प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड, लॉस होता है तो डेबिट साइड, ठीक है। और उसके बाद जितना भी बैलेंस में बचता है, अब बैलेंस सीडी में नहीं जाता, अब लास्ट में जो है सारा बैलेंस जितना भी होता है वो जनरल रिजर्व में चला जाता है, ठीक है। अब डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अब इसमें ये जो है डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो हमारा एसेट नेचर का है, ठीक है। तो एसेट जब भी बढ़ता है तो एसेट को डेबिट करते हैं, और एसेट जब भी कम होता है तो एसेट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पहला इन्वेस्टमेंट किया है 31 मार्च को, तो हमने ये 25,500 किया है। फिर उससे अगला इन्वेस्टमेंट जो है तो ये हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा पहले साल का। फिर ये बैलेंस सीडी जो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस पीडी। तो इंटरेस्ट जो है, अब इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा इस साल का जो अमाउंट होगा बैलेंस सीडी, उसका इंटरेस्ट अगले साल में मिलेगा, ठीक है। तो यही अमाउंट जो है इसी पर हमने वहां पे ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके डाला हुआ है। तो सेकंड ईयर में जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस है और हमने ये भी इन्वेस्ट कर दिया, तो बैलेंस सीडी हमारा ये आ गया। तो नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो इस अमाउंट पे नहीं मिलेगा हमें, ठीक है, 52,300 पर, ठीक है। तो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस फिर अगले साल का ये हो जाएगा। फिर इस साल का फिर से इन्वेस्टमेंट हमने 28,100 किया है, तो बैलेंस सीडी हमारा जो है फिर टोटल करके बैलेंस सीडी 80,400 हो जाएगा। फिर लास्ट ईयर में जो है फिर ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। फिर इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हम जो है इसको सेल कर देंगे। इसमें इस साल अब दोबारा से इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर में हमने कहा है, हमें पता है कि लास्ट ईयर में जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होता सिंकिंग फंड में, सिंकिंग फंड का जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं लास्ट ईयर, ठीक है। तो लास्ट ईयर में क्या करते हैं, लास्ट ईयर में उसको एनकैश करा लेते हैं। तो लास्ट ईयर में हम उसको एनकैश करा रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 85,000 में। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा, अगर इस साइड डिफरेंस आता है तो वो हमारा जो है प्रॉफिट है, ठीक है, टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पे चला जाएगा यहाँ से। और अगर लॉस होता इधर आ जाता बट टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, ठीक है। तो इसी की क्रॉस पोस्टिंग सिंपली वहां पे हो जाएगी। अगर ये इधर आया है तो डिवेंचर रिडेम्पशन फंड या सिंकिंग फंड में वो इस साइड चला जाएगा सेम डेट पर, ठीक है। और अगर बैलेंस इधर निकल के आएगा तो सिंकिंग फंड में वो इस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डेबिट में निकल के आया है तो ऊपर सिंकिंग फंड में वो चीज हमारा क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें इसका सिंकिंग फंड अकाउंट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको इंस्टॉलमेंट वाला हो गया। और ये लमसम भी ऐसे होगा। लमसम में क्या होता है, लमसम में
हर साल क्रिएट करते हैं, ये लमसम वाला मेथड ही था। और दूसरा वाला इंस्टॉलमेंट वाला मेथड जो है उसमें हर साल हमारा रिडम्पशन होता रहता है। ठीक है, अब रिडम्पशन बाय कन्वर्शन, अगर कन्वर्ट करके रिडम्पशन करना है, मतलब उसको जो है हमें पेमेंट नहीं करना, उसको कन्वर्ट करना है उसको शेयर्स में या फिर डिबेंचर्स में। ठीक है, तो जब व्हेन डिबेंचर्स रिडीमेबल एट पार, जब पार पे रिडीमेबल होंगे और उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है मैच्योरिटी से पहले, बिफोर मैच्योरिटी। ठीक है, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रॉफिट और लॉस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, विद डिस्काउंट नॉट येट रिटर्न ऑफ, जो भी हमारा अगर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर था, अगर वो रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है तो उसको क्रेडिट कर दिया जाता है टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अगर डिस्काउंट ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हम पेड अप वैल्यू जो भी हमारी है, जो भी नए इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं उनकी जो भी पेड अप वैल्यू है वो यहाँ आ जाती है। ठीक है, when debentures are converted at maturity into equity shares, ऊपर वाला क्या है, जब हम मैच्योरिटी से पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, और नीचे क्या है, जब हम इसको जो है इक्विटी शेयर्स को मैच्योरिटी पर कर रहे हैं कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, और प्रीमियम पर कर रहे हैं, दैट डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। और यहाँ पे एज्यूम क्या है, डिबेंचर जो प्रीमियम पर रिडीमेबल। तो पहले डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, तो जब हमारा जो है मेच्योरिटी से पहले होगा तो डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जब हमारा मैच्योरिटी पर होगा तो पहले डिबेंचर होल्डर को ड्यू होगा, उसके बाद उसको जो है नए शेयर्स जो हैं वो इशू किए जाएंगे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी कि उसको इक्विटी शेयर प्रीमियम पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने हैं वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स टू बी इशूड, कितने इशू करने हैं, तो जितना अमाउंट ड्यू है डिबेंचर्स पर डिवाइड कर दिया जाएगा उनका इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर और न्यू डिबेंचर। ठीक है, इशू प्राइस ऑफ शेयर और डिबेंचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिवाइड होगा, इसमें इन्होंने जो है मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है, तो ये डिवाइड जो है ये अपॉन में लिखा जाएगा, अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर अपॉन इशू प्राइस ऑफ द शेयर और न्यू डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये डिबेंचर्स इशू एट पार, डिबेंचर इशू किए गए थे पार पे और कन्वर्टेड है इनटू शेयर्स जो कि वो भी पार पे हो रहा है। स्वर्णिम लिमिटेड इशू 90,000 6% डिबेंचर इशू किए गए हैं 100 ईच के 1 अप्रैल 2015 को, जो कि रिडीमेबल 4th ईयर में है बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर, उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो अब इसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है 10 ईच का इक्विटी शेयर। अच्छा, अब निकालना है तो कैसे, तो ड्यू जो होंगे वो पार पे रिडीम हो रहे हैं, तो ड्यू अमाउंट जो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90,000 है, तो 90,000 को इशू प्राइस कितना है नए डिवेंचर का, 10 रुपीज है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें जो है इशू करने की एंट्री दिखाई गई है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 6% डिवेंचर, तो ये दो एंट्री जो है वो इशू की हो गई है। उसके बाद रिडम्पशन की कन्वर्शन की एंट्री है, तो ये मैच्योरिटी पे कन्वर्ट हो रहा है, तो पहले डिवेंचर होल्डर्स को ड्यू करेंगे 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और उसके बाद उनको पेमेंट कर देंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल के शेयर में। कितने कर रहे हैं, बीइंग इशू ऑफ 9,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, कितने कर रहे हैं, 9,000 इक्विटी शेयर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सॉरी यहाँ पे 90,000 है, 90,000 को 10 से डिवाइड किया तो ये 9,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो 9,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स जो है इशू हो जाएंगे, पहले ड्यू करना है 6% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, फिर उनको इशू कर देना है डिवेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 9,000 कैसे निकालना है, जितना अमाउंट ड्यू है यहाँ पे ड्यू है उसको डिवाइड कर देंगे कितने रुपीस का हम इसे इशू कर रहे हैं।
ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसमें। जूडो लिमिटेड ने इशू किए 88,000 8% डिवेंचर 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, तो जो ये जो है इशू किए हैं, इशू के टाइम पे 8% डिवेंचर है, 88,000 ईच के हैं, 88,000 है, 50 ईच के हैं और 5% के प्रीमियम पे, यानी कि 2.5 रुपीज के प्रीमियम पर है। ठीक है, जो कि रिडीमेबल पार पर है कन्वर्ट करके इनटू शेयर्स ऑफ 20 ईच। ठीक है, 20 ईच के शेयर्स में इसको कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि प्रीमियम पर है 2 पर शेयर के। ठीक है, रिडम्पशन पार पे है, रिडम्पशन पार पे है, लेकिन शेयर जो इशू हो रहे हैं वो प्रीमियम वाले हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए पहले ड्यू वैल्यू निकालनी होगी। तो ड्यू वैल्यू निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम निकाल देंगे। 50 रुपीज ईच के हैं, 88,000। ठीक है, उसको फिर डिवाइड करेंगे 22 रुपीज से, जो कि इशू प्राइस है। यहाँ पे इशू प्राइस प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो इशू प्राइस 22 रुपीज हो जाएगा। तो अब पहली एंट्री हो जाएगी हमारी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 44 लाख रुपीज। कैसे आया 44 लाख रुपीज? 88,000 को मल्टीप्लाई करके 50 रुपीज से। ठीक है, तो ये ड्यू कर दिया है। तो ड्यू की एंट्री सिर्फ यहाँ पे दिखाई गई है, इशू की एंट्री नहीं दिखाई गई है, सिर्फ रिडेम्पशन की एंट्री दिखाई गई है। तो ड्यू की एंट्री कर दी पहले, तो इंटू किया तो 44 लाख रुपीज आ जाएगा। तो ये आ गया अमाउंट पेबल 44 लाख, 44 लाख। अब कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमें इशू करने हैं, वो शेयर्स इशू करने हैं, उसको निकालने के लिए जो इशू प्राइस है, इशू प्राइस क्या है 20 प्लस 2 रुपीज प्रीमियम। ठीक है, तो शेयर का इशू प्राइस, न्यू शेयर का इशू प्राइस है वो 22 रुपीज हो गया। तो 22 रुपीज से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 लाख जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा। 2 लाख शेयर्स इशू करने हैं। अब जो एंट्री होगी वो 2 लाख रुपीज के अकॉर्डिंग हो जाएगी। डिवेंचर होल्डर में 44 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो इक्विटी शेयर में 2 लाख इंटू 20 रुपीज का शेयर था, तो 2 टू 4, 40 लाख, और उसका 2 रुपीज का प्रीमियम था, तो 2 लाख इंटू 2 रुपीज का उसका प्रीमियम था, तो 2 टू 4 लाख रुपीज प्रीमियम में आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट हो जाएंगे यहाँ से, और ये हो जाएगा। अब आ जाओ, ये हो गया हमारा कन्वर्जन वाला। तो हमने दो देख लिए, एक देख लिया हमारा, दोनों तरह से देख लिया, सिंकिंग फंड देख लिया, विदाउट सिंकिंग फंड देख लिया। ठीक है, दोनों का हमारा लमसम वाला और इंस्टॉलमेंट वाला हो गया। अब और हमारा जो है कन्वर्जन वाला हो गया। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन वाला है। ओपन मार्केट में हम परचेज करते हैं अपने ही डिवेंचर्स को। ठीक है, तो पहला था कि हम उसको परचेज करके इमीडिएटली कैंसिल कर दें अपने शेयर्स को, या फिर हम उसको एज अ इन्वेस्टमेंट हम अपना माने कि हमने अपने ही शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जब हम उसको परचेज करते हैं, ठीक है, तो फॉर सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो इसमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स, डिवेंचर अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड ओन डिवेंचर अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको, पहले हम जब भी हम कैंसिल करते हैं डिवेंचर्स को, कैंसिल करने के लिए जो हमारा डिवेंचर अकाउंट है उसको जो है डेबिट कर देते हैं और ओन डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो द डिवेंचर्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद फेस वैल्यू, और जो वो उसके फेस वैल्यू के साथ डेबिट होता है डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, कैंसिल डिवेंचर का एनी डिफरेंस, अगर उसमें कोई भी डिफरेंस होता है इस वैल्यू को ओन डिवेंचर में, तो वो हम लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में डाल देते हैं। ठीक है, अगर हमारा कोई डिफरेंस होता है, जो हमारा ओन डिवेंचर अकाउंट में वैल्यू आया है या और हमारा जो डिवेंचर अकाउंट में जो भी डिफरेंस है, तो वो लॉस में चला जाता है। ठीक है, अगर लॉस है, और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में चला जाता है कि अगर वो प्रॉफिट है तो। ठीक है, एंट्रीज क्या है इसकी, पहली एंट्री होती है अपने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री होगी। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इसमें भी हमें पैसे की जरूरत होगी, तो सिंकिंग फंड हमारा यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो सिंकिंग फंड का सेम वो सारा प्रोसीजर वही रहेगा जो हमारा होता है, बस लास्ट में जो चेंज आएगा वो यहाँ पे यही आएगा कि पहले तो सेल की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, हमने उसको बेचा पहले। ठीक है,
और फिर फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड, तो जो भी हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री होती है, पहले जो भी एंट्री करनी है सिंकिंग फंड की, सेम वही सारी चीजें हैं ये। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, ठीक है, और अगर लॉस है तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सेम वही जो हमने ऊपर सीखी है एंट्री सिंकिंग फंड की वही रहेंगी, ठीक है। फिर जब हम परचेज करेंगे और कैंसिल करेंगे, बस जो हमारा जो रिडम्पशन की एंट्री होती थी ड्यू करने की और पेमेंट की एंट्री, वहां पे चेंज आ जाएगा। तो ड्यू और पेमेंट की एंट्री की जगह अब यहाँ पे जो है परचेज और कैंसिलेशन की एंट्री होगी। तो पहले तो परचेज कर रहे हैं व्हेन परचेज एट नॉमिनल, अब जो परचेज कर रहे हैं अपने डिवेंचर को वो भी अलग अलग उस पे कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम उसको पार पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डिस्काउंट पे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अपने ये जो है परचेज की एंट्री हो रही है अपने डिवेंचर, ठीक है। तो अगर हम उसको पार पे नॉमिनल वैल्यू है उस पर परचेज कर रहे हैं तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम उसको परचेज कर रहे हैं नॉमिनल वैल्यू से कम पर, ठीक है, 100 रुपए का डिवेंचर है लेकिन हम उससे कम पे कर रहे हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के नाम से उसको क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम सपोज करो 100 रुपए ईच का डिवेंचर है लेकिन हम जो है मार्केट से वो हमें 90 रुपीज में मिल जा रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है 10 रुपए का हमें प्रॉफिट हो जाएगा, 100 रुपए की चीज 90 में मिल रही है, तो इसलिए प्रॉफिट को हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। पैसे डिवेंचर तो 100 रुपए का आ रहा है हमारे पास लेकिन पैसे कितने जा रहे हैं 90 रुपीज, तो क्रेडिट में जो बैलेंस आ रहा है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। और जब हम नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा में खरीदेंगे, ठीक है, यानी कि 100 रुपए का था डिवेंचर नॉमिनल वैल्यू लेकिन हम उसको 110 में खरीद रहे हैं, ठीक है, तो डिवेंचर तो 100 रुपए का आ रहा है हमारे पास लेकिन पैसे कितने जा रहे हैं 110 रुपए के जा रहे हैं, तो ज्यादा पैसे जा रहे हैं उसकी वैल्यू से, नॉमिनल वैल्यू से, तो ये हमारा लॉस हो जाएगा, लॉस ऑन कैंसिलेशन या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो अगर हम कम में खरीद रहे हैं नॉमिनल वैल्यू से तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, और अगर हम ज्यादा में खरीद रहे हैं तो लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, ठीक है। तो ये पहली एंट्री तो परचेज करने की हो जाएगी, तीनों में से कोई एक होगी जैसा भी केस हमारा होगा। उसके बाद कैंसिलेशन की एंट्री, अगर प्रॉफिट में कैंसिलेशन हो रहा है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को डेबिट कर दिया जाएगा टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है, तो वो सिंकिंग फंड में डाल दिया जाएगा, और फिर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और वो कैपिटल रिजर्व में जितना भी सिंकिंग फंड है वो सारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे सिंकिंग फंड की एंट्री होती थी वो सेम वही चीज है, प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, यानी कि जो भी हमारा परचेज उस पे जो भी प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर इन केस ऑफ लॉस, अगर हमें लॉस हुआ है तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, यहाँ पे जो है लॉस हुआ है तो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह ये लॉस आएगा, ठीक है, लॉस ऑन कैंसिलेशन या लॉस ऑन रिडम्पशन, ठीक है। मॉड्यूल में ये चीज जो है इस चीज का ध्यान देना कि कहीं कहीं पर जो है मिसप्रिंटिंग रहती है, तो इसमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे क्या है लॉस है, ठीक है, टू लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और सिंकिंग फंड में चला जाएगा ये, ठीक है। फिर फॉर ट्रांसफर ऑफ, फिर लास्ट में सिंकिंग फंड को ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्रीज जो है हमारी होंगी जब हम क्या कर रहे हैं ओपन मार्केट में अपने शेयर्स को परचेज कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, फॉलोइंग बैलेंसेस, यहाँ पे बैलेंसेस अपीयर हो रहे हैं एबी लिमिटेड में अप्रैल 1 2018 को। हमारा 12% डिवेंचर अकाउंट है फेस वैल्यू पर 4 लाख का, डिवेंचर सिंकिंग फंड हमारा 2.5 लाख का है, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी 2.5 लाख का है, जो कि हमने 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में किया हुआ है जिनका फेस वैल्यू 3 लाख रुपीज, ठीक है। फेस वैल्यू कितना है, जो ये वाला जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इसका फेस वैल्यू 3 लाख रुपीज है, 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में किया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो 30 अप्रैल को पे होना है और 31 मार्च को पे होना है, यानी कि साल में 2 बार हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो हमें मिलेगा सेम डेट पर, जब हम इनका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तभी हमें यहाँ पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2018 कंपनी परचेज इमीडिएट कैंसिलेशन, कंपनी ने जो है इमीडिएट कैंसिलेशन के अपने 500 डिबेंचर्स को परचेज कर लिया है, ठीक है, इन द मार्केट एट कितने में किया है 96। तो अब ये कितने का डिबेंचर है 100 रुपए का है लेकिन परचेज कितने के कर रही है 96 रुपीज में कर रही है, तो यहाँ पे हमें 4 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में आ जाएगा ये,
जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड है इसके लिए वो हम कहाँ से रेज कर रहे हैं, 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेच करके कर रहे हैं उनके फेस वैल्यू पे। तो यहाँ पे ये जो हमारा बिक रहा है ये भी फेस वैल्यू पे बिक रहा है, ठीक है। 60,000 में हमने फेस वैल्यू पे इनको बेच दिया है। ऑन March 31st 2019 41,600 was appropriated for debenture sinking fund, और 31st March 2019 को हमने अप्रोप्रिएटेड भी किए 41,600, और सेम डेट पर 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्वायर भी किए हैं, ठीक है। सम ये अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो भी है ईयर का डिबेंचर सिंकिंग फंड में, ठीक है। द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स एक्वायर्ड, और जो अब हमने खरीदे हैं बॉन्ड्स उनकी फेस वैल्यू जो है वो 76,000 है, ठीक है। अब हमें इनका लेजर अकाउंट बनाना है। यहाँ पे जनरल एंट्री को नहीं बोला गया क्या चीज कि लेजर अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो पहले 12% डिबेंचर अकाउंट बना दिए गए हैं। 12% डिबेंचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो 4 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डिबेंचर अकाउंट जो है वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता है, तो बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा। फिर अब इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, टू बैंक अकाउंट, और टू बैंक अकाउंट में क्या कर रहे हैं हम इसको परचेज कर रहे हैं ओपन मार्केट में, अपने ही डिबेंचर्स को परचेज कर रहे हैं ओपन मार्केट में। कितने में कर रहे हैं, 96 रुपीज ईच के कर रहे हैं, और कितने कर रहे हैं, 500। तो जब हम 96 रुपीज को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा कितने में हम परचेज कर रहे हैं। तो 96 रुपीज में 500 कर रहे हैं तो 48,000। तो 48,000 में हमने ओन डिबेंचर जो है उनको परचेज कर लिया है। तो टू बैंक से हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई परचेज की। फिर उसके बाद हमारा ये प्रॉफिट और लॉस भी हुआ है। प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है, 500 पर हमने 100 रुपए के अपने डिबेंचर्स को 96 रुपीज में परचेज कर लिया है। तो पर डिबेंचर हमें 4 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और कितने खरीदे हैं टोटल, हमने 500 खरीदे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2000 का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट भी हमारा यहाँ पे डेबिट हो गया। अगर हमारा लॉस होता है यहाँ पर, यानी कि हमारा जो है 100 रुपए से ज्यादा में इसको परचेज करते तो उसकी एंट्री हमारी इस साइड आती, ठीक है, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से, ठीक है। इसके बाद अब ये बैलेंस सीडी आ गया 3,50,000, 4 लाख और ये 50,000 माइनस करके 3,50,000 आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डिबेंचर का अकाउंट। तो डिबेंचर के अकाउंट में हमें क्या दिखाना है, जितना हम वहां पे अपना ओपन मार्केट में परचेज कर रहे हैं तो टू बैंक के नाम से उसका वैल्यू कितने वैल्यू पर कर रहे हैं। तो 500 डिबेंचर्स कर रहे थे 96 रुपीज ईच के, तो ये 48,000। तो इसका प्रॉफिट जो नॉमिनल वैल्यू में, और उसके नॉमिनल वैल्यू कितनी थी, नॉमिनल वैल्यू थी 500 इंटू 100, 50,000 थी नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू में और परचेज वैल्यू में जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उसकी नॉमिनल वैल्यू से कम में परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट में है। तो प्रॉफिट में है तो इसको डेबिट साइड दिखा दिया जाएगा। अगर यहाँ पर हम नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा में करते, सपोज करो यहाँ पर हम 52,000 में कर रहे होते परचेज, तो और नॉमिनल वैल्यू उसकी 50,000 है, तो नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा में करते तो वो हमारा लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से क्रेडिट साइड आ जाता, ठीक है। बाकी ये बैलेंस सीडी हो गया। इसके अलावा सिंकिंग फंड अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे बताया गया है। सिंकिंग फंड का अकाउंट का बैलेंस है 2,50,000, ठीक है। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है 2,50,000, दोनों का 2,50,000 है, ठीक है। तो 2,50,000 सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट एसेट है, तो ओपनिंग बैलेंस इसका हमारा डेबिट साइड आएगा 2,50,000, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है सेल किया है अपने इन्वेस्टमेंट को भी, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट को इन्होंने जितना भी रिक्वायर्ड है उतने में इन्होंने सेल कर दिया है। तो बाय बैंक द बॉन्ड्स, ये रहा, the amount required for this was raised by selling 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ द फेस वैल्यू। तो जितना भी हमें रिक्वायर्ड है वो हमने 60,000 के फेस वैल्यू के बेच करके उसको ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे शायद मिस प्रिंटिंग है, ये 50,000 होगा यहाँ पर शायद नहीं, हाँ 60,000 ही है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60,000 ही है ये, तो 60,000 है, इसका फेस वैल्यू यहाँ पे
30,000 है, 3 लाख है। फेस वैल्यू कितना है? 3 लाख, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है 2,50,000 दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारा बुक वैल्यू में है वो कुछ कम वैल्यू पर है, बुक वैल्यू में कम वैल्यू पर है उसके फेस वैल्यू के मुकाबले। तो पहले हमें क्या करना है, उसका जो बुक वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। तो 60,000 इंटू कर देंगे इसके जो सिंकिंग फंड की बुक वैल्यू है टोटल 2.5 लाख से, और डिवाइड कर देंगे जो इसकी बुक वैल्यू 3 लाख से। ठीक है, तो 3 लाख से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा, फिर ये 1 0 हमारा यहाँ से चला जाएगा, 3 2, तो इसका जो बुक वैल्यू आया वो 50,000 निकल के आया। तो बुक वैल्यू 50,000 निकल के आया है और हमें रिक्वायर्ड कितना है 48,000। तो 48,000 के लिए हमने अपने 50,000 की जो है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है। तो ये 48,000 हमारा बैंक से पैसे आए हैं, तो 50,000 की चीज हमने 48,000 में बेच दी है, तो ये हमारा 2,000 का लॉस आया है। ठीक है, अब इसमें यहाँ से इसको कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 48 था तो इसलिए यहाँ पे 48 आया, यहाँ पे 2,000 का लॉस था इसलिए 2,000 का आया। तो ये तो चीज सही है कि यहाँ पे 48 था तो यहाँ पे 48 आएगा, लेकिन ये 2,000 का लॉस जो है ये उससे डिफरेंट रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है ये इतना ही आए, लेकिन यहाँ पे अमाउंट्स कुछ इस तरह के थे जो कैलकुलेशन करके हमारा ये सेम आ गया, लेकिन हो सकता है ये अलग भी आ जाए। तो इसमें हमने पहले क्या किया है, पहले हमने जो बुक्स में वैल्यू दिखाई गई है ये 2-3 लाख की, अगर ये दोनों चीजें सेम होती तो इतने कैलकुलेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये दोनों चीजें अलग हैं, तो हमें पहले वो निकालना पड़ेगा कि ये इतने फेस वैल्यू का बेच रहा है, 60,000 के फेस वैल्यू का बेच रहा है, तो बुक्स में कितनी वैल्यू आएगी उसकी वो निकालनी है। तो उसको हमें मल्टीप्लाई करके इसकी डिवाइड कर देंगे उसके बुक वैल्यू को, जो उसकी फेस वैल्यू को फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे और फिर उसकी बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके प्रोपोर्शन में कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब 50,000 में से कितना रियलाइज हो रहा है उसको माइनस करके हमारा लॉस आ जाएगा। उसके बाद अब ये और इन्वेस्ट कर रहा है, जो हमारा पिछले साल का इंटरेस्ट मिल रहा है उसको प्लस, और जो इस साल का इन्होंने अप्रोप्रिएशन किया है। तो इस साल का जो अप्रोप्रिएशन इन्होंने किया है वो क्या किया है, हाँ इसमें इन्होंने फेस दोनों को मिला करके 41,000 इसको मिला करके और उसको मिला करके दोनों जो है ये फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड एक्वायर्ड 76,000 के फेस वैल्यू के बॉन्ड इन्होंने एक्वायर किए हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने जो है उसको कैलकुलेट कर दिया है फिर से। तो ये कितनी वैल्यू आई है कैलकुलेट करके 60,800। ठीक है, अब सिंगिंग फंड अकाउंट है, सिंगिंग फंड में भी पहले से बैलेंस हमारा 2.5 लाख रुपए का है। अब सिंगिंग फंड लॉस ऑन सेल ऑफ सिंगिंग फंड, जो भी हमारा लॉस हुआ है वो आ जाएगा इधर, अगर प्रॉफिट होता तो इस साइड आ जाता, लॉस हुआ है जो हमारा ये वाला ये क्रॉस पोस्टिंग में आ जाता है, यहाँ से इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो रिडम्पशन किया उसका प्रॉफिट इधर आ जाएगा, वो क्रॉस पोस्टिंग है उधर से। फिर इंटरेस्ट जो मिला है सिंगिंग फंड में 9,600, ये किसके ऊपर मिला है 9,600 हमारा, जो उसका फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू कितना था हमारा, फेस वैल्यू था 2.5 लाख रुपए, वो 3 लाख रुपए फेस वैल्यू था। तो 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में थे, तो इसका इंटरेस्ट इसी के ऊपर जो है हमारा आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट 2 बार मिलेगा, दोनों दो डेट्स पे इसमें बताया गया है कि 2 डेट्स पे इसमें मिलेगा इनको। तो बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट ऑन डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी है हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया इसको, और ये जो हमें प्रॉफिट हुआ था उसको ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो ये सरप्लस निकल के आया इनको 41,600 का। तो कैलकुलेशन यहाँ पर भी करके दिखाई गई है। तो मॉड्यूल्स जो है मैं मॉड्यूल्स शेयर कर दूंगा, इसमें मॉड्यूल्स में से ही क्वेश्चंस को आप लोग जो है एक बार देख लेना। ठीक है, अब ये है परचेज ऑफ ओन डिबेंचर एज एन इन्वेस्टमेंट। तो जब हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदते हैं उसको कैंसिल नहीं किया जाता है फिर। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंगिंग फंड, इसमें जो जनरल एंट्रीज करी जाती हैं, तो ये सिंगिंग फंड के सेल के इन्वेस्टमेंट के सेल पर जो प्रॉफिट है उसकी करी जाएगी। ठीक है, ओन डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट इसकी करी जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेना।
क्वेश्चन को एक बार देख लेना आप लोग। ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन डिबेंचर, इसको देख लेना।